हाँ जी डियर स्टूडेंट, आज जो आप लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 1 और यूनिट का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर से जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप भेज सकते हो ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो कुछ एक आई थी जो मैंने सॉर्ट आउट करवा दी, एक दो बच्चों की रहती है वो इकट्ठी करवाऊंगा जब एक दो प्रॉब्लम्स और आ जाएंगी वो तो उस पर एक पूरा वीडियो बन जाएगा। तो देखो भाई, सबसे पहले तो अपन ने क्या करना है, इनकी पोजीशन देख लेते हैं। ये इस तरह से अपनी पीरियोडिक टेबल है। अब अपन इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ये है एस ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। तो ये एरिया स्टार वाला और ये दूसरा स्टार वाला एरिया, ये अपन ने डिस्कस करना है इस चैप्टर में। ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक देखो, पी ब्लॉक हाफ अपन ने इस बार डिस्कस किया है, एस ब्लॉक अपने +1 में था। तो अपन ने जो मेन मुद्दा अपना ये डी और एफ ब्लॉक स्टडी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लेते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट हैं क्या। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी सबशेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, डी सबशेल में। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलेंगे, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, एफ सबशेल में। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने लिए, एक वर्ड आता है ट्रांजिशन मेटल। इसका मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि इसका मतलब क्या है ट्रांजिशन मेटल का। ठीक है, अब इसका मतलब क्या देखो, आप इसका मीनिंग है ना कॉन्फ़िगरेशन से समझेंगे। ये आयरन है, एटॉमिक नंबर 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। एक मैं जिंक की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। दोनों कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि देखो, इसके लिए अब एक दूसरी बात पता होनी ज़रूरी है। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं फुल फिल्ड, पी कितने में फुल फिल्ड होता है, 6 में, डी कितने में फुल फिल्ड होता है, 10 में, और एफ कितने में फुल फिल्ड होता है, 14 में। मैं यहाँ पर देखो डी क्या है, फुल फिल्ड है। क्या इसमें भी डी फुल फिल्ड है, इसको बोलते हैं पार्शली फिल्ड। क्या बोलेंगे, पार्शली फिल्ड, पार्टली फिल्ड बोल देते हैं या इनकम्प्लीट बोल सकते हैं। इसका डी इनकम्प्लीट है और इसका डी इन फुल फिल्ड है। तो जिनका डी पार्शली फिल्ड हो या इनकम्प्लीट हो उनको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। क्या बोलेंगे उनको, ट्रांजिशन मेटल। जिनका डी पार्शली फिल्ड हो या इनकम्प्लीट हो, कंप्लीट कब होता है, D10 के अलावा इनकम्प्लीट ही है वो। ठीक है, भले डी में 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 4 5 6 7 8 9 तक पार्शली फिल्ड होगा या इनकम्प्लीट होगा, सिर्फ फील्ड वाला D10। तो ट्रांजिशन मेटल वो हैं जिनका जो डी सबशेल है, डी सबशेल है वो कैसा हो, इनकम्प्लीट फील्ड हो,
इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, ठीक है, या इसको बोल देते हैं पार्शली फिल्ड, पार्टली फिल्ड। आई होप कि आपको ट्रांजिशन का मीनिंग पता चल गया होगा। हाँ, डी में 10 आ गए तो वो ट्रांजिशन नहीं है, इसके अलावा डी में कुछ भी आ गया तो वो ट्रांजिशन है। चैप्टर की स्ट्रेटेजी ये रहेगी, पहले डी ब्लॉक पढ़ेंगे और फिर एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। तो डी ब्लॉक का अगर मैं इंट्रोडक्शन दूँ तो डी ब्लॉक में टोटल आप 4 ट्रांजिशन सीरीज पढ़ेंगे, यानी कि जो टोटल एलिमेंट है ना, बीच वाला एरिया आपको दिखाया था, उसमें 1, 2, 3 और लास्ट एंड फाइनल 4। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 4 सीरीज हैं इसमें, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है क्या, कुछ भी नहीं है। पहले वाली स्कैंडियम से लेकर और जिंक तक है, यानी एलिमेंट बताए गए हैं। जो टोटल डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो टोटल 4 सीरीज में बांट लिए गए हैं भाई, ठीक है। जो थोड़ी देर पहले अपन ने टेबल बनाई थी ना, टेबल जो अपन ने पूरी पीरियोडिक टेबल, इस हिसाब से। तो ये वाला एरिया मैंने डी ब्लॉक बताया था आपको, इसमें टोटल 4 सीरीज है। तो पहली जो सीरीज है स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और जिंक तक जाती है। सेकंड है जो यटीरियम से स्टार्ट होगी, ठीक है, और कैडमियम तक जाएगी। थर्ड है जो लैंथेनोइड से लैंथेनम से स्टार्ट होगी और Hg मर्क्यूरी तक जाएगी। लास्ट Ac एक्टेनियम से कॉपरनेशियम तक जाएगी, ठीक है। थोड़ा ये पहली ट्रांजिशन सीरीज है, एलिमेंट है हर एक में 10 एलिमेंट है, हर एक में 10, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर स्कैंडियम यानी कि पहली 21 से 30 तक है, दूसरी जो 39 से, यानी कि यटीरियम का 39 है और इसका 48 है। ये 57 से एटॉमिक नंबर 57 से एटॉमिक नंबर 80 तक, और ये एटॉमिक नंबर 89 से एटॉमिक नंबर 112 तक, ये एटॉमिक नंबर हो गए। जैसे मैं फर्स्ट ट्रांजिशन की अगर बात करूं, पहली ट्रांजिशन सीरीज़ की, स्कैंडियम कहाँ तक जाएगी, जिंक तक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इसका एटॉमिक नंबर 21 है और 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9 और 30 तक है भाई। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, सभी का ऐसा ही है। अब इकट्ठी तो सारी याद नहीं करोगे, तो फर्स्ट डे आपका काम क्या है कि ये सीरीज़ आपने याद करनी है विद एटॉमिक नंबर 21 से 30, ठीक है। 21 से 30 तक विद एटॉमिक नंबर जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आपने याद करनी है। पहला टास्क ये है, ये आपका फर्स्ट टास्क है, ठीक है। तो फिर आप सेकंड कर लेंगे लर्न, फिर थर्ड, फिर ऐसे ऐसे चलते हैं, ठीक है। और ये काउंट कर लो, मैंने बताया था ना हर एक में 10-10 ही एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट है, ओके। तो ये था इसमें। अच्छा, यहाँ पर कई बच्चों का डाउट हो सकता है कि आपने 10 बोला, ये 57 से 80 तक गया हुआ है। देखो 21 से 30 10 होता है, 39 से 48 ये भी 10 होता है, ये तो 10 नहीं होता, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया। इसका क्या रीज़न है, ये मैं बताऊँगा आपको एफ ब्लॉक में। अभी के लिए क्या सीखना ज़रूरी है ये। अब इसमें जो सबसे पहले आप क्या सीखोगे इस सीरीज़ के बारे में, इसकी कॉन्फ़िगरेशन। मैं इनमें से 1-2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखवाऊंगा, बाकी की आपने ही करनी है, लिख के देखनी है, और ये लिखनी है बाकायदा। किसी को आती है ना तो भी लिख के देखनी ज़रूरी है। अच्छा जी, ये आर्गन 18 तक मैंने डायरेक्ट फिलअप कर दिए, 4s2 और 3d1। स्कैंडियम में 1 आएगा, इसमें 3d2 आएगा, बाकी सेम है। वेनेडियम में
3D3 आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपने फिलअप करके देख लेना है। ठीक है, अच्छा इसमें से दो के ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूँ, क्रोमियम के ऊपर और कॉपर के ऊपर। है तो पुरानी बात, लेकिन एक बार रिवाइज हो जाएगी। क्रोमियम की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे रूल के अकॉर्डिंग, आर्गन 18, 18 + 20 और D4। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ना होकर स्टेबिलिटी के लिए ऐसे हो जाती है, S में 1 और D को 5 दे देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि D फुल फील्ड होता है 10 में और हाफ फील्ड होता है 5 में, हाफ फील्ड है। और जब आप कॉन्फ़िगरेशन के रूल पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फुल फील्ड होता है, जो तो D10 है, वो तो बन नहीं सकता। उसके बाद सीधा डायरेक्ट कौन है? हाफ फील्ड है स्टेबिलिटी के मामले में। तो ये कर दिया जाता है इस केस में, आर्गन वाले केस में। ध्यान रखना ये आर्गन नहीं, सॉरी, क्रोमियम वाले केस में। ठीक है, एक तो इसको स्टार करके रखना है क्रोमियम को। दो एक्सेप्शनल केस हैं इस सीरीज़ में। ठीक है, अब आप कहोगे बाकी सीरीज़ में हैं एक्सेप्शनल केस, बिल्कुल हैं। तो सबसे पहले आप फर्स्ट सीरीज़ ही डिस्कस कर रहे हैं। फिर कॉपर 29, अगर रूल के अकॉर्डिंग लिखोगे तो आर्गन 18, 4s2 3d9 ऐसे लिखेंगे। लेकिन आपा ने इस सीरीज़ को इस हिसाब से ध्यान में नहीं रखना है। इस सीरीज़ को कैसे ध्यान में रखोगे ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको ऐसे नहीं रखोगे याद, इसको कैसे याद रखोगे? आर्गन 18, 4s1 और 3d10। 3d10 क्यों हुआ? रीजन देखो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका देने से ये क्या बन रहा है? फुल फील्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? फुल फील्ड। फुल फील्ड बन रहा है तो ड्यू टू स्टेबिलिटी रीजन S वाला एक इलेक्ट्रॉन D को दे देते हैं, फुल फील्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये दो, बाकी किसी में ऐसा नहीं होगा 3D फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। इन दो को ही ध्यान रखना है, दो को, किस किस को? क्रोमियम को और कॉपर को। इनके बाकी ये 4s में 2 आएगा, इनके 4s में सिर्फ 1 आएगा। 4s में कितना आएगा? 1 आएगा। इसमें D5 बनाया गया था स्टेबिलिटी के लिए, S वाला एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया था, और इसमें D10। ठीक है, और बात क्या सीखनी ज़रूरी है इस सीरीज़ के अंदर कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है ना, उसको 3D सीरीज़ भी बोल दिया जाता है। कहीं कंफ्यूज हो जो लिखा हो 3D सीरीज़, क्योंकि 3D भर रहे हो ना इसके अंदर, सभी में 3D आएगा यहाँ तक, जिंक तक। तो 3D की वजह से इसको 3D सीरीज़ भी बोल देते हैं, सीधा सा, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अच्छा भाई, सारी की सारी ट्रांजिशन है ये, सारी की सारी ट्रांजिशन। लेकिन जो जिंक है वो ट्रांजिशन नहीं है, ट्रांजिशन मेटल नहीं है। क्यों भाई? देख लेते हैं। आर्गन 18, 4s2 3d10। अब याद करो, जिसका D फुल फील्ड होगा वो ट्रांजिशन नहीं है। ट्रांजिशन की डेफिनेशन क्या थी? जिसका D क्या हो? इनकम्प्लीट हो, यानी D में 10 नहीं होने चाहिए। ठीक है, पर कई बच्चे अभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं, सर कॉपर का रियल में तो ये है ना, रियल में तो कॉपर का D में 9 है, लेकिन ड्यू टू स्टेबिलिटी रीजन D में 10 करने पड़े इनको। ठीक है, लेकिन इसको काउंट ट्रांजिशन में ही करेंगे, क्योंकि इसके रियल में D में 9 थे, स्टेबिलिटी के लिए ऐसा करना पड़ा था। लेकिन जिंक के तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, जिंक तो ऑलरेडी D में 10 है, तो इसका तो फुल फील्ड है। और जिसका D फुल फील्ड होगा, फुल फील्ड का मतलब क्या है? जिसके D में 10 होंगे, वो ट्रांजिशन नहीं है, बाकी सारे ट्रांजिशन है। तो पहली सीरीज़ में बता देता हूँ बाकायदा कि जिंक ट्रांजिशन नहीं है, बाकी सारे ट्रांजिशन है। हाँ, कॉपर का कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, कॉपर का मैंने बता दिया, स्टेबिलिटी रीजन की वजह से D में 10 है, वरना D में कितने इसके? 9 है। तो बच्चे, इसकी अगर जर्नल लिखनी हो अपने को, तो जर्नल तो ऐसे लिख सकते हैं आप। 3D सीरीज़ की जर्नल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो देखो, ध्यान से देखो, NS 1 से 2 1 भी आ रहा है, और N-1 D 1 to 10 कैसे लगा? देखो ध्यान से, D में चेंज कहाँ से आ सकता है? 1 से 10 तक। और ये N-1 इसलिए लिया है क्योंकि अगर ये 4 है, 4 से कितना कम है? 1 कम है, तो ये 4 है, तो ये इस हिसाब से ये सब के लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सारी सीरीज़ के लिए जर्नल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D ब्लॉक। हाँ भाई, पहला करैक्टर एटॉमिक रेडियस, बताओ कि एटॉमिक रेडियस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो स्कैंडियम से जिंक तक है, क्या ऑर्डर है? इंक्रीज है, डिक्रीज है, क्या ऑर्डर है? देखो, जो ऑर्डर है ना, वो इस हिसाब से है कि
एटॉमिक रेडियाई है जो स्कैंडियम से क्रोमियम तक डिक्रीज है और फिर कांस्टेंट है, लगभग नियरली कांस्टेंट है, मतलब नो चेंज। अब ये तो मैं बात बाद में डिस्कस करूँगा। एक छोटी सी बात जो आपने सीखनी है, वो क्या सीखनी है, ग्रुप के अंदर रेडियाई इंक्रीज होती है। ये बात अगर नहीं पता है ना बच्चे, फिर बड़ी दिक्कत आने वाली है। और पीरियड के अंदर साइज़ डिक्रीज होता है, साइज़ डिक्रीज, यानी कि रेडियाई डिक्रीज होती है पीरियड में। ठीक है, अब ये था बेसिक। अब रूल क्या कहता है, रूल तो ये कहता है कि ये पीरियड है, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है ना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है जो कहाँ से, फर्स्ट ट्रांजिशन स्कैंडियम से जिंक तक, स्कैंडियम से जिंक तक है, ये फोर्थ पीरियड है। पीरियड कौन सा है, फोर्थ। टोटल पीरियड कितने होते हैं, 7th पीरियड होते हैं, तो फोर्थ पीरियड है। पीरियड में तो डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन रूल तो यहीं तक फॉलो हुआ कि पीरियड में डिक्रीज होती है, क्रोमियम तक आगे कांस्टेंट होगी। अब इसका रीज़न क्या है, ये देखो। अब बच्चे देखो, इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखो मेरी बात सुनो, ये अपना एटम का केस है, ध्यान से सुनना इस बात को। एक बार में क्लियर हो गया ना तो समझ आ जाएगा अच्छे से, फिर बार बार प्रॉब्लम नहीं होगी। D3D ऐसे होगा और 4S बाहर होगा। मैं कंप्लीट नहीं बना रहा, वैसे समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा, जब आप स्कैंडियम, इसके D में 1 थे और इसके D में 10 थे। अच्छा, एक बात तो मानते हो कि जब आप स्कैंडियम से जिंक तक जाओगे तो अंदर की तरफ, क्योंकि 3D बाहर होता है और 3D अंदर 4S बाहर, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे अंदर, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। ठीक है, 4S में तो या तो 1 है या 2 है, लगभग 2 ही है। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब ये बात सोचो कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, सेम चार्ज है, और सीधी सी बात है भाई, सेम चार्जेस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और इस रिपल्सन को बोलते थे शील्डिंग इफेक्ट। याद नहीं है, कोई बात नहीं है, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। रिपल्सन बिटवीन इनर शेल इलेक्ट्रॉन टू आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन बिटवीन इनर शेल इलेक्ट्रॉन टू आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, इसको शील्डिंग इफेक्ट बोल देते हैं या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। एक तो ये इफेक्ट अप्लाई होता था साइज वाले मामले में। दूसरी बात ये सोचो, ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को, तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि पहली बात ये सीखी, रिपल्सन। दूसरी बात क्या माइंड में रखनी है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज, इसको न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं प्रॉपर, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ये बढ़ने का सिंबल है, तो ओवरऑल जो साइज, ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो जो साइज है वो घटेगा। एक बात। दूसरी बात, यहीं से ये रूल बना रहा हूँ, अगर बच्चों ये रिपल्सन बढ़ती है इनर में और आउटर में, रिपल्सन से तो ये तो है नहीं पास पास आएंगे, रिपल्सन से तो दूर दूर भागेंगे, यानी सेल के बीच में गैप ज़्यादा आएगा, गैप ज़्यादा आएगा तो रिपल्सन की वजह से, यानी शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, जहाँ शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा वहाँ साइज भी ज़्यादा होगा। फिर से समझते हैं, ये था न्यूक्लियस, ये कहता मैं खींचता हूँ भाई, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही, क्योंकि इसका है ना, इसका इसके ऊपर अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन की वजह से साइज़ कम हो जाता है। ठीक है, एक तो ये इफेक्ट काम करता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, बढ़ेगा तो साइज़ घटेगा। दूसरा इफेक्ट जो काम कर रहा है, कहता भाई ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पर, एक फैक्टर और है। वो फैक्टर क्या है, कहता ये तो है नहीं एक ही शेल होगा, कहता जो इनर शेल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर शेल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेम चार्जेस की वजह से रिपल्सन होता है, रिपल्सन से साइज इंक्रीज होता है। इस रिपल्सन को शील्डिंग इफेक्ट बोलते थे। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, क्योंकि रिपल्सन से साइज बढ़ता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर ये क्वेश्चन आपने माइंड में सेट कर लिया तो पूरा इफेक्ट अपना सोल्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि रिपल्सन है, जो रिपल्सन है वो है 5 की, मतलब वैसी वैल्यू ले रहा हूँ, रिपल्सन सपोज करो 5 की है, और जो अट्रैक्शन है वो है 8 की। तो ओवरऑल, मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ, एक ही केस है दोनों, वहाँ पर क्या किया गया, एक ही एटम के अंदर
जो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन मिली वो 5 की मिली। 5 वैसे कोई रूल कोई कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है, वैसे ले रहा हूँ अपनी तरफ से समझाने के लिए। और अट्रैक्शन मिली 8 की। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ ओवरऑल रिपल्सन ज़्यादा हुई कि अट्रैक्शन ज़्यादा हुई? 5 रिपल्सन से 5 अट्रैक्शन कट हो जाएंगे, तो इफ़ेक्ट किसका ज़्यादा हुआ? 3 अट्रैक्शन का ज़्यादा हुआ। यानी ओवरऑल अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हो गया? 3 ज़्यादा हो गया। तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो साइज़ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात माइंड में सेट करनी ज़रूरी है। मैं बोल दूं कि 8 का ही अट्रैक्शन है और 8 का ही रिपल्सन है, सपोज करो 8 का ही अट्रैक्शन है और 8 का ही रिपल्सन है, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा साइज़ पे? नो इफ़ेक्ट, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब एक फैक्टर और है भाई, मैं बोल दूं कि अट्रैक्शन है 8 का और रिपल्सन है 10 का, तो फिर क्या होगा? रिपल्सन ज़्यादा है, रिपल्सन ज़्यादा है, रिपल्सन ज़्यादा है तो 8 से 8 तो कट जाएगा। 2 रिपल्सन का ज़्यादा है, 2 रिपल्सन ज़्यादा है तो साइज़ बढ़ जाएगा उस केस में। अब ये बातें अगर आपको वीडियो में बाई चांस समझ ना आए तो इसको रिवर्स करके देख लो और तब तक देखो जब तक ये समझ ना आ जाए। ठीक है, तो इसका रीजन अपन नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। आपने ये माइंड में सेट करना है पहले, उसके बाद ही आपको मैं करवाऊँगा फिर आगे। ओके भाई।